आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव फैलता चला गया, रोलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा, होम रूल आंदोलन का छत्तीसगढ़ का क्या प्रभाव पड़ा, कौन से किन किन नेताओं ने इनका नेतृत्व किया। इन सारी चीज़ों पर चर्चा आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गया। इस फूट का जो प्रभाव था छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया और छत्तीसगढ़ में भी नरम दल और गरम दल के नेताओं में फूट पड़ गया। इसी बीच हम देखते हैं कि बिलासपुर में ऐसे कौन कौन से नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को बिलासपुर के शेष हिस्सों बिलासपुर के आसपास के हिस्सों में फैलाने का प्रमुख कार्य किया। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छदीलाल ठाकुर। छदीलाल ठाकुर का जो संबंध था वो राजस्थानी सिसोदिया राजपूत परिवार से संबंध था और वे एकल तरह के रहने वाले थे। यह रामलीला के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। बाद में कांग्रेस से जुड़ गए। इसी तरह से यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, बिलासपुर के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने राष्ट्रीय जागृति और प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थानों की स्थापना की, जिसे प्रमुख था बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, चांटापारा क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। इन सब संस्थाओं की स्थापना राष्ट्रीय जागृति के प्रचार प्रसार के लिए इन नेताओं के द्वारा किया गया था। जो ई राघवेंद्र राव थे, इनका जो संबंध था वो इंडिया हाउस से भी था। इंडिया हाउस एक प्रमुख संस्थान थी जो लंदन में स्थित थी और स्थापना श्यामाजी कृष्ण जी वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ई राघवेंद्र राव का लंदन में रहते हुए संस्था के साथ संबंध स्थापित हुआ और वहाँ से वे अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए प्रयासरत थे और इसी के प्रयास के तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के पश्चात उन्होंने बिलासपुर में लोगों के मन में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करने के लिए अनेक प्रयास किए। वे 26 वर्ष की आयु में बिलासपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। तिलक और गांधी, जब वो अध्यक्ष निर्वाचित हो गए तब उन्होंने तिलक और गांधी जयंती पर छुट्टियां घोषित की। स्कूलों में वंदे मातरम का गीत गाया जाने लगा। इसी तरह से कुंज बिहारी अग्निहोत्री ने बिलासपुर में होम रूल शाखा की स्थापना की। यदुनंदन प्रसाद वर्मा ने बाल समाज पुस्तकालय और ठाकुर छेदीलाल ने सेवा समिति बना के बिलासपुर के युवकों को राष्ट्रीय जनजागरण से जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छदीलाल ठाकुर, यदुनंदन वर्मा, कुंज बिहारी अग्निहोत्री आदि लोगों ने राष्ट्रीय चेतना से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया विभिन्न संस्थानों के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं धमतरी में। तो धमतरी में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि धमतरी में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। उसके अलावा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये बड़े नेता थे धमतरी के। इन्होंने धमतरी में लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण कार्य किया और इस दरमियान इन्होंने कंडेल में जो नहर सत्याग्रह हुआ था, जिसके विषय में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान किया। इसी तरह से कालांतर में सिहावा, माडम सिल्ली, रुद्रनवा गांव में जंगल सत्याग्रह को भी नेतृत्व प्रदान किया। इसी तरह से दुर्ग जिले में जन जागृति का काम किसने किसने किया, तो हम देखते हैं कि बालोद के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्ता, राम प्रसाद देशमुख, वाई.वी. ताम्सकर, रत्नाकर झा और रघुनंदन सिंगरोल। ये जो रघुनंदन सिंगरोल थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। तो इन लोगों ने दुर्ग जिले में लोगों को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब देख लेते हैं रोलेट एक्ट और छत्तीसगढ़। रोलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ में किस तरह से विरोध हुआ, पहले समझ लेते हैं। रोलेट एक्ट को समझ लेते हैं। हमको पता है कि 1914 से लेके 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस के नेताओं ने और गांधी जी ने युवकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े। उन्हें ऐसी आशा थी कि अगर जो भारतीय हैं अंग्रेजों को इस युद्ध में सहायता प्रदान करेंगे तो इसके बदले में जब युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेज भी भारतीयों को कुछ अधिकार प्रदान करेंगे, कुछ छूट प्रदान करेंगे। परंतु हुआ इसके उल्टा। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट के निर्माण की बात कही गई और इस एक्ट को काला कानून कहा जाने लगा। क्यों काला कानून कहा जाने लगा? क्योंकि इस एक्ट में न ही वकील का प्रावधान था, न ही दलील का प्रावधान था। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर प्रशासन के द्वारा यह समझा जाता है कि यह किसी भी तरह से देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तो बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी न्यायालय में प्रस्तुत किए उसे कारावास में रखा जा सकता था। तो इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था। तो इस काला कानून के विरोध के लिए एक रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया पूरे भारत में। तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया और इसी रोलेट एक्ट का विरोध करते करते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग में जो अमृतसर के निवासी थे वो एकत्रित हुए थे और वो इस रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन हो रहा था उसमें भाग ले रहे थे। तो जिसकी वजह से हंटर ने बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों को गोलियों से भून दिया था। तो इसके विरोध में पूरे देश में रोलेट एक्ट को लेके और ब्रिटिश शासन के एक्ट को लेके बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति निर्मित थी। तो इसका जो प्रभाव था वो छत्तीसगढ़ में ही पड़ा। यहाँ पे जो माधवराव सप्रे, पंडित शुक्ला, श्री लाखे, महंत लक्ष्मीनारायण एवं महंत गुरु घासीदास, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, कुंजबिहारी अग्निहोत्री, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी आदि लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी विरोध किया और रोलेट एक्ट का भी विरोध किया। अब देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़ का खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। देख लेते हैं, खिलाफत समझ लेते हैं। पहले मैंने पहले ही बताया था कि 1914 से लेके 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दो पक्ष थे। एक पक्ष में थे अंग्रेज मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, जापान, ये एक तरफ थे, इटली। दूसरी तरफ थे आपके जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, टर्की थे। तो इनकी पराजय हो गई, इस ग्रुप की पराजय होगी और इसकी विजय हो गई। तो टर्की में उस समय खिलाफत हुआ करता था और ये खिलाफत जो था खलीफा से संबंधित था और जो खलीफा था उसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का धर्मगुरु माना जाता था। उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा थी। तो जब उनकी पराजय होगी फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के हाथों, तो अंग्रेजों के हाथों जब उसकी पराजय हो गई तो अंग्रेजों ने खिलाफत को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसके विरोध के फलस्वरूप पूरे विश्व के मुसलमानों ने और भारत के मुसलमानों ने इस खिलाफत को खत्म किए जाने का विरोध करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक स्वर्णिम अवसर समझा और स्वर्णिम अवसर समझकर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उन्हें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता हो सके और दोनों जो बड़े धर्म थे वो जो दो बड़े धर्म के जो अनुयायी थे वो मिलकर अंग्रेजों का बाद में सामना कर सके। तो इस उद्देश्य से गांधी जी ने और इंटरनेशनल कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो जब खिलाफत आंदोलन का जब समर्थन किया तो उसका जो प्रभाव था छत्तीसगढ़ ही पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में इसके रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1920 में और 17 मार्च को एक जनसभा हुई जिसमें खिलाफत उप समिति गठित की गई और इस समय असगर अली ने हिंदू भाइयों को मुसलमानों से सहानुभूति रखने पर धन्यवाद दिया। इस पर पंडित शुक्ला ने प्रत्युत्तर में कहा कि हम अब लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे
बल्कि सही अर्थों में हिंदुस्तानी है। इसे तत्कालीन राष्ट्रप्रेम और केमी एकता का परिचय मिलता है। इस समय 1920 में बिलासपुर में जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की। इसमें भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हो, और इस एकता जब उनके बीच स्थापित हो जाएगी तो उनका जो मतलब उस समय जो भारत की जो तत्कालीन समस्या थी अंग्रेज, उनसे निपटने में वो ज़्यादा कारगर हो सकते थे। इस उद्देश्य से इंटरनेशनल कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ ही पड़ा। और पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर मुंजे आदि बड़े नेताओं ने इसको अपना समर्थन भी दिया। फिर देख लेते हैं बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। इसी समय बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल भी हुआ छत्तीसगढ़ में। अप्रैल 1920 में हुआ था बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। ये जो है बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल, ये जो मिल था ये राजनांदगांव में स्थित था। और यहाँ के मजदूरों ने इस मिल के मैनेजमेंट के विरुद्ध हड़ताल कर दिया था, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। और यह हड़ताल करीब 37 डेज तक चली थी। 37 डेज तक चली थी, जो उस समय के भारत के इतिहास में बहुत लंबा चलने वाले हड़तालों में से एक था। और इस आंदोलन के सिलसिले में प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी का छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में आगमन हुआ था। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।